जैसे हमारे दोनों काबिल वकीलों ने आपके सामने कोर्ट की सारी लीगल पहलुआत पे रोशनी डाली, उसी तरीके से आप जानते हैं कि मैं एक सियासी बैकग्राउंड से भी आता हूं। कांग्रेस का पहले मैं प्रेसिडेंट हुआ करता था, लेकिन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, ये तीन पार्टियों ने उद्धव ठाकरे की उस ख्वाहिश को पूरी मंजूरी दी कि मेरे बाप की ये ख्वाहिश थी, इसका नाम, शहर का नाम तब्दील होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना ने मिलकर ये नाम तब्दील किया। उसके बाद उसके क्रेडिट की होड़ में शिंदे और फडणवीस सरकार जो है उसने भी इसके नाम में एक तरमीम करके, एक एडिशन करके ये नाम मजीद और बड़ा करके उसको चेंज कर दिया। अगर बात करें औरंगाबाद की जनता बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी। जो हम जो केस लड़ रहे हैं, ये हमारी भी ख्वाहिश है कि ये शहर औरंगाबाद के नाम से ही जाना जाए, लेकिन हम तो सिर्फ वहां पे लड़ने के लिए नुमाइंदे हैं, हम सिर्फ सैनिक हैं। ये लड़ाई औरंगाबाद की जनता की है जो हम लड़ रहे हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर जो भी लड़ाई हो वो बिल्कुल एक कायदे से हो, जैसे लड़ाई होनी चाहिए। उसमें सीनियर काउंसिल्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसमें कहीं भी कोई खर्च में कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने अनिल अंतुरकर साहब को जब लगाया तो इस वक्त वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट के वन ऑफ द टॉप पेड सीनियर लॉयर्स, सीनियर काउंसिल्स में से आते हैं, तो वहां भी हमने बिल्कुल कहीं कोई कोताही नहीं की। इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमारी यही कोशिश है कि जो सबसे बेस्ट सीनियर काउंसिल्स अवेलेबल है इंडिया के अंदर, उसको हम इस केस में लगाएं। और ये जो एक नफरत की राजनीति चलाई जा रही है मुल्क के अंदर, नाम तब्दीली की, जिसमें ज्यादातर के हम देखते हैं कि 90% के ऊपर जो नाम है वो माइनॉरिटी बेस्ड जो जिसका नाम का शहर का नाम आता है उसको तब्दील करके एक तरफ से एक कम्युनल राजनीति बीजेपी और बाकी दीगर राइट विंग ग्रुप्स जो है वो चला रहे हैं। तो हमारी लड़ाई औरंगाबाद के नाम के साथ साथ इस आइडियोलॉजी से भी है, इस विचारधारा से है, जिसमें ये नाम तब्दील करके एक तरीके से हिस्ट्री को वाइप आउट कर देना चाह रहे हैं। माइनॉरिटी का जो भी इस मुल्क के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें, उसको ये खत्म कर देना चाह रहे हैं ताकि आगे जो इनकी मंसूबे इसको ये इस तरफ जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें यह देखने में आया है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी के जो नेता लोग हैं वो पीछे से भी इसमें खेल खेल रहे हैं। ये लोग जो है अपने नुमाइंदों को आगे करके कोर्ट की हमारी लड़ाई के अंदर भी बाधा पैदा कर रहे हैं या उस लड़ाई को कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। और उस मकसद को जो औरंगाबाद की जनता जो कायम रखना चाहती है इस नाम को, उस मकसद को भी ये खराब कर रहे हैं। हमारा यही आपके माध्यम से औरंगाबाद की जनता से ये कहना रहेगा कि हमने ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ये इंडिविजुअल तौर पे नहीं लड़ते हुए, जैसे आज यहाँ खान सलीम खान साहब बैठे हैं, ये नुमाइंदा काउंसिल के भी जो लीगल टीम है उसके पैनल से आते हैं। उसके बाद आपके जमाते इस्लामी है, उसके बाद आपके इसमें तामीर मिल्लत कमेटी है, खालिद अहमद साहब उसमें है, और जो तब्दील नाम मुखालिफ कमेटी है जो पहले से 95 से ये केस लड़ती आ रही है, उसमें एम ए लतीफ साहब और वो उनके लॉयर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी पिटिशंस जब हमने हाईकोर्ट में दाखिल की तब भी हम लोगों ने ये पिटिशंस इन लोगों से शेयर की, उसमें जो भी इसको शेयर करके फिर हमने वो पिटिशंस लगाई है, ना कि मेरे पास पैसा है इसलिए मैं चला जाऊं। ऐसा हमने बिल्कुल भी इसके अंदर कोई मौका अपना रखा नहीं है। हम आज भी हर इसके लिए ओपन है कि अगर कोई जो वाकई में इसमें क्योंकि सजेशन के लिए बहुत लोग आते हैं, लेकिन जो नॉलेजेबल लोग हैं इस बारे में, वो अगर आके हमको कोई सजेशन देना चाहते हैं या उस बारे में कुछ अपनी खिदमत पेश करना चाहते हैं तो हम उसके लिए ओपन है, क्योंकि ये लड़ाई सबकी है और ये सबकी तरफ से लड़ी जा रही है। अभी इसमें सिर्फ इतना ही रहेगा कि ये तो लड़ाई हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, लेकिन जो जनता है उनसे भी अपील रहेगी कि वो इस नाम के बारे में बिल्कुल मायूस ना हो। ये एक लीगल बैटल के साथ साथ एक सियासी मुद्दा है। ये पार्टियों ने एक सियासत के मद्देनजर या सियासत को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे को जन्म दिया है और ये सियासत में ये खेल खेला गया है सारा। तो औरंगाबाद की जनता को इस नाम को बरकरार रखना चाहिए। इस नाम को हर जगह जहां जहां डिस्प्ले कर सकते हैं वहां डिस्प्ले करना चाहिए, दिखाना चाहिए, बोर्ड्स लगाने चाहिए, अपनी गाड़ियों पर, अपनी दुकानों पे, घरों पे, सब जगह दिखाना चाहिए। और ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये मुद्दा अगर कोर्ट से कहीं इसको कोई धक्का पहुंचता है तो ये खत्म हो गया। ये जिंदा रहेगा और हम इसको वापस लेना चाहेंगे। मुझे बताइए, आपने जब सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला तो उसके बाद से एक राय मशवरा आपका हुआ था जो सब लोगों में आपने बताया, आपने तभी सीनियर काउंसिल को कंसल्ट करके तब सारी चीजें क्यों नहीं की? और आप अभी बता रहे हो कि एंड टाइम पे ना उनको मिला ना आपको मिला,
और अभी अभी जैसा कि वकील साहब ने बताया कि अब 0.5% ही रहा, तो हो सकता है। आपका जवाब मैं दे देता हूँ। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में ये होता है कि पहले आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए केस दाखिल करते हो, AOR के जरिए, और उसके मुताबिक ये केस किस कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट का फंक्शनिंग इस तरीके से है कि जब ये केस किसी कोर्ट में लग जाता है, वहां कई कोर्ट्स होते हैं, उसके मुताबिक ये देखा जाता है कि इस कोर्ट के, इस बेंच के सामने सबसे बेस्ट आर्ग्यू कौन सा सीनियर काउंसिल कर सकेगा। दूसरी चीज जो है सब्जेक्ट मैटर भी देखा जाता है। तीसरी चीज सीनियर काउंसिल की डेट्स पे भी अवेलेबिलिटी देखी जाती है। ऐसा नहीं कि हम उसको बोल देंगे और सीनियर काउंसिल के पास वहां डेट्स अवेलेबिलिटी, तो जब ये मैटर लगता है उसी वक्त सीनियर काउंसिल 8 दिन में या 10 दिन में आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो हमने जब इसमें मसला ये हुआ कि हमको 7 तारीख को मालूम पड़ा, हम 8 तारीख को वहां भाग के गए, 9 को मैटर था, 24 घंटे में कोई भी सीनियर काउंसिल केस नहीं देता। अगर ये जो पिछले याचिका करता थे, ये अगर हमको एक 8 दिन पहले या 10 दिन पहले आइडिया दे देते, तब तो हम इसमें सीनियर काउंसिल डेफिनेटली खड़े कर सकते थे। फंड्स तो हमारे पास, हमारे अकाउंट्स में हमने रखे हुए, आज भी रखे हुए, लेकिन हम लोग अप्रोच भी हुए, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर कोई सीनियर काउंसिल नहीं मिलता। ये जो पिछले याचिका करता है, इन्होंने कम से कम 8 दिन पहले हमको बताना चाहिए था। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि हमारी याचिका सितंबर या अक्टूबर में आएगी, तो जब इतने लंबे टाइम के लिए आप सीनियर काउंसिल को एंगेज करके नहीं रख सकते। इसीलिए ये टाइम पे जो हैजार्ड जो फैला, वो इसलिए फैला कि कुछ लोगों ने गड़बड़ी में याचिका लगा दी और उसमें हमको भी सीनियर काउंसिल लगाने का मौका नहीं मिला। इसके अंदर अभी जो भी अब नेक्स्ट डेट आएगी, मेरे ख्याल से इसमें 8 से 10 दिन में या 12-15 दिन में कभी भी इसकी डेट आ सकती है अभी, क्योंकि हमने अपनी याचिका के सारे ऑब्जेक्शंस रिमूव कर दिए इन लोगों की वजह से, वरना वो ऑब्जेक्शंस थोड़े से आराम से भी रिमूव किए जा सकते थे। तो अब इसमें जब अगली डेट आएगी 8-15 दिन में कभी भी, तो हम उसमें सीनियर काउंसिल सिब्बल साहब हो या और जो भी बेस्ट अवेलेबल, उस वक्त उनकी डेट्स भी मैच होना जरूरी है। वो सारे उसको देखते हुए हम इसमें अच्छा सीनियर काउंसिल लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि कोर्ट इसमें नोटिस करे कोर्ट को। ये अभी तक ये मसला जो है कोर्ट के सामने आर्ग्यू ही नहीं हुआ। उस्मानाबाद वालों की तरफ से भी हुआ कि वो ऑनलाइन हाजिर हुए, उनका कहीं माइक बंद हो जा रहा था, कभी उनका कह रहे हैं कैमरा ऑन हो रहा था, तो वो जो कहना चाह रहे थे वो बात कोर्ट तक नहीं पहुंची बराबर से। और जो औरंगाबाद के याचिका करता थे, उन्होंने तो इसमें आर्ग्यू नहीं किया। तो ये केस अभी तक बिना आर्ग्यू, सही तरीके से आर्ग्यू हुए ये 2 याचिकाएं जो है उस्मानाबाद की और औरंगाबाद की डिसमिस हो गई। अनफॉर्चुनेटली एक बात और इसमें मेंशन करना चाहूंगा कि उस्मानाबाद ने जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिटी की और डिस्ट्रिक्ट डिवीजन की याचिका, डिस्ट्रिक्ट की सॉरी डिवीजन तो नहीं आता है उनका, उन्होंने अलग लगाई है। हम लोगों ने भी औरंगाबाद की जो सिटी की याचिका है वो अलग लगाई है और डिस्ट्रिक्ट की याचिका अलग लगाई है। लेकिन ये जो याचिका करता थे, इन्होंने दोनों याचिकाएं एक साथ लगा दी और इसमें अनफॉर्चुनेट ये हुआ है कि अभी दोनों केसेस को लपटा पहुंचा है। ईशान भाई, इसमें जो है पिछले 30 साल से मुश्ताक भाई जो है एक नाम बचाने के लिए लड़ रहे हैं कोर्ट में, आपकी एंट्री इसमें बाद में हुई, और कहीं ऐसा आपको लगता है कि श्रेय लेने के होड़ में जो है ये औरंगाबाद का नाम जो है होना ये सिटी की है और ये लड़ाई जब लड़नी है आपको ये समझ के लड़ना है कि आप सिटी के एक सिपाही के तौर पे वहां गए हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी से ये लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। इसके अंदर सीनियर काउंसिल सही तरीके से लगाने चाहिए। तो ये जो है कि भाई उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो उनको लड़ाई लड़ने से तो किसी ने नहीं रोका था। लड़ाई लड़ने के अंदर कोऑर्डिनेशन करना चाहिए जो दूसरे जो याचिका करता है, क्योंकि हमको भी हम जब गए तो इसमें ऐसा नहीं कि हमको सिर्फ नुमाइंदा काउंसिल ने या तामीर मिल्लत ने या नाम मुखालिफ कमेटी ने, जमात इस्लामी ने या और कोई संगठनों ने या लोगों ने कहा कि आप जाएं करके। कोई मुश्ताक साहब जो है वो मुझे मिले सहारा लॉन्स के अंदर एक प्रोग्राम के अंदर, उन्होंने मुझे भी कहा, नुमाइंदा काउंसिल के लोगों ने भी उनसे बुला के राब्ता किया। आपने इससे पहले भी उनके अध्यक्ष का जो बयान आया है आपने देखा होगा, उन्होंने भी उनसे राब्ता किया, तो उन्होंने यही कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं इसके अंदर। एक तरफ आप, फिर हमने एक स्ट्रेटेजी बना के इसको दाखिल किया, एक तरफ आप लोगों को बोल रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा हूं और अचानक आप दाखिल हो जा रहे हैं। तो इसमें जो कंफ्यूजन हुआ उसकी वजह से मुझे लगता है नुकसान हुआ है। जाने के लिए किसी को मना ही नहीं थी, लेकिन जाने का कोई तरीका होता है, करने का अपना एक कुछ रूल्स और एथिक्स होते हैं कि आपके साथ की जो टीमें हैं उनको भी आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, तभी ये लड़ाई लड़ी जाती है। ये कितनी संभावना बची है, कितनी है आपके हिसाब से? ठीक है, वो आप जी देखिए, मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन जजमेंट के ताल्लुक से अगर कोई एक अपना ओपिनियन फॉर्म कर लिया है तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वो ओपिनियन बदलना मुश्किल है। लेकिन अगर हम लोग इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं कि वो जो डिसमिशन था वो बगैर कोई हियरिंग के था, उसमें उनके कोई काउंसिल भी नहीं आए थे और जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे वो भी मौजूद नहीं थे और सिर्फ एडजॉर्नमेंट की कोशिश हुई और कोई आर्गुमेंट हुआ ही नहीं मेरिट्स के ऊपर, तो लिहाजा आप इस बात को गौर करो। ऐसा अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के नजर में लाते हैं
और सुप्रीम कोर्ट फिर अपना माइंड ओपन करके हमको चांस देता है हियरिंग का, तो एक अच्छा उसमें ये हो सकता है फिर सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। लेकिन जैसा अभी हमने एक सवाल पूछे हिशाम उस्मानी साहब से कि कहीं ये आपस में पिटिशनर जो है तो अपना नाम आगे करने के होड़ में ये पिटिशन को खराब तो नहीं कर दी, तो इसमें मैं ये कहूंगा अगर ऐसा भी है थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं तो जो पहले पिटिशनर्स थे उनकी पिटिशन 9 तारीख को लग गई थी, अब उनके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बीमार थे जो उन्होंने उस दिन कोर्ट में बताया, तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं करने वाले थे ना, आर्ग्यूमेंट तो सीनियर काउंसिल करने वाले थे जिनका उन्होंने कपिल सिब्बल साहब का नाम भी लिए थे, तो कपिल सिब्बल साहब नहीं आए ना कोर्ट में। अगर ये लोग उनको एंगेज करते तो कपिल सिब्बल साहब या उनके ऑफिस से कोई जूनियर वहां को रिप्रेजेंट करता था, बोलता था साहब इसको थोड़ी देर बाजू रखो, सर दूसरे कोर्ट में बिजी है आएंगे, या फिर उनके तरफ से कोई एडजॉर्नमेंट होता था। लेकिन मैं खुद कोर्ट में मौजूद था, उसमें जो लड़की वहां खड़ी थी उसने यही बोली कि उनके जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है वो बीमार है और इसलिए एडजॉर्नमेंट चाह रहे, उन्होंने सीनियर काउंसिल का नाम भी नहीं लिया वहां पर। तो इस तरीके से मैं ये कहूंगा कि ये जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे उनके, ये उनकी भी गलती थी कि उनको ये मालूम होना चाहिए कि इससे पहले का अटेम्प्ट भी उनका फेल हो गया था स्टे के वक्त, और अब जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब बोल दिया है कि एडवोकेट्स ने बिना वजह एडजॉर्नमेंट नहीं लेना चाहिए, तो ये भी मुमकिन है कि अगर ये एडजॉर्नमेंट की कोशिश करे और कोर्ट अगर एडजॉर्न ना करे मैटर, तो इन्होंने ऑन द अदर हैंड काउंसिल को प्रिपेयर रखना चाहिए था, आर्गुमेंट करो बोलकर आप जो भी सीनियर काउंसिल उन्होंने लगाए। तो इस तरीके से मैं ये कहूंगा कि एक ये अटेम्प्ट जो हुआ 9 तारीख का, तो ये किसी भी तरीके से मुझे तो नहीं लगा ऐसा कि ये लोग मतलब इतने सीरियस थे कि ये मतलब हमको सुप्रीम कोर्ट में कोई अच्छा रिप्रेजेंट करना है केस। जी जी नहीं, इसमें आपको साजिश नजर आती है कुछ, ये जो केस कंट्रोल करने के लिए ऐसा जो हुआ इससे पहले साजिश लगती है आपको? देखिए जो उस्मानाबाद का जो केस हुआ और औरंगाबाद का जो केस हुआ, तो ये सारे जो याचिकाकर्ता इसमें हमको देख रहे हैं तो ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी के ही लोग हमको नजर आ रहे हैं। तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये पार्टियों ने जो डिसीजन दिया था उद्धव ठाकरे को खुश करने के लिए कि उनके बाप की ख्वाहिश थी कि शहरों के नाम बदल दिए जाए, तो मुझे लगता है कि इन्होंने अपने लोगों को, क्योंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी जब मैं खड़ा था तो कुछ लॉयर्स की यही बात चल रही थी कि सरकार ने, पार्टियों ने अपने एजेंट्स को आगे करके इस केस को एक तरीके से सपोटाज कर दिया है। सपोटाज कहते हैं कि किसी मुहाज को लीड करना और वहां जाके उस चीज को सामने डाल देना दुश्मन के कि अब आप इसको हलाक कर दें। शरद पवार साहब ने इस पर मीटिंग बुलाई थी, सिल्लोर पक्ष के लोग वहाँ पे मौजूद थे, उसमें ये याचिकाकर्ता थे, ये भी लोग वहाँ पे गए थे, और ऐसा नहीं लगता कि शरद पवार ने समर्थन किया है ये विषय में आप क्या बोलते? शरद पवार साहब की तो ये ख्वाहिश है, उनकी पार्टी की भी ये पॉलिसी है, क्योंकि ये जब फैसला हुआ 29 जून 2022 को, उसमें कांग्रेस के 12 मंत्री और शरद पवार की पार्टी के 14 मंत्री पूरे उस कैबिनेट मौजूद थे, जो आज ये कहते हैं कि हमारी पार्टियां उसमें नहीं थी। और दूसरी चीज, इसके अंदर शिवसेना के उद्धव ठाकरे गट के सिर्फ 13 मिनिस्टर्स थे, क्योंकि बाकी आप याद करें अगर तो वो गुवाहाटी में शिंदे के साथ उस वक्त सारे के सारे फरार हो गए थे। और एक और न्यूज है जिसका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा कि सवेरे 10 साढ़े 10 बजे की जो न्यूज चली थी और 29 तारीख को, उसमें ये आया था कि एक सिल्वर ओक्स पे एक मीटिंग हुई है शरद पवार साहब के अध्यक्षता में, जिसमें औरंगाबाद का नाम का जो प्रस्ताव है वो लाया जाएगा। इस बारे में उन्होंने जब बताया तब उस वक्त कांग्रेस के नेताओं ने वॉकआउट किया। तो शरद पवार साहब या कांग्रेस या राष्ट्रवादी ये नहीं कह सकते कि हमको इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन शाम होते होते मुझे लगता है जो कांग्रेस के नेता थे, जिसमें अशोक चौहान और ये बाकी नेता शामिल थे, ये सारे भी शरद पवार की और उद्धव ठाकरे की लाइन पे आ गए और इन्होंने शाम में 5 बजे होते होते इस प्रस्ताव के अंदर पूरा समर्थन किया। खुद उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में कहा है जब ये प्रस्ताव आया, ठराव आया, तब कांग्रेस के और राष्ट्रवादी के मंत्रियों द्वारा स्टैंडिंग ओवेशन यानी खड़े रह के तालियां बजाकर इस प्रस्ताव को स्वागत किया गया, इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तो इस बारे में तो कोई दो राय नहीं हो सकती कि इसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना ये मिली हुई नहीं थी। और इसके अंदर जो है बाकी जो दीगर पार्टियां हैं यहाँ पे, इन्होंने साइलेंट रह के, इन्होंने कोई इसमें एक्शन नहीं लिया और इन्होंने कहीं कोई ऑब्जेक्शंस इसमें रेज नहीं किए और उन्होंने भी साइलेंट रह के इस प्रस्ताव को होने दिया और औरंगाबाद की जनता को अपने तौर पर ये लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ दिया। देखिए, हमारी याचिका के सारे ऑब्जेक्शंस ये सब रिमूव हो चुके हैं, अभी कोर्ट के ऊपर है, उसका नंबर वो सारा क्लियर हो गया है। 8 या 10 दिन में या 12 दिन में कभी भी
कोर्ट जो है इस याचिका को लिस्ट कर देगा, उस वक्त हमको सीनियर काउंसिल्स के लेके वहां पे खड़ा रहना पड़ेगा। हम एओआर को लेके या बाकी को लेके खड़े नहीं रह सकते। उस दिन आपको खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट को किसी भी हाल आपको कन्विंस करना है उस दिन, हम एडजॉर्नमेंट नहीं मांग सकते। सर आज शहरियार में औरंगाबाद में, क्योंकि औरंगाबाद शहर का मसला है, शहरियार में उसमें मुश्ताक साहब का मौक़िफ़ भी एक है, आपका मौक़िफ़ भी एक। जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने तमाम जिम्मेदारों से मशवरा किया, उनको एतमाद में किया, उसके बाद में आगे बढ़ा। सवाल ये है, ठीक है आपने मशवरा किया, बड़े हैं, सीनियर, सारी बात सही है, मुश्ताक अहमद साहब से आपने बराह रास्त मुलाकात क्यों नहीं की, या उनसे आप मिलते क्यों नहीं गए? ये सवाल गूंज रहा है शहर। मुश्ताक ने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि उन्होंने खुद मुझे सारा लॉन्स में, एक हमारे दोस्त हैं आसिफ भाई, रोशन गेट पे रहते हैं, उनकी बेटी की शादी में मुझे वो वहां मिले और उन्होंने मुझे खुद खड़े रह के साइड में उन्होंने मुझे दिया कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। और उन्होंने मुझे कहा कि हिशाम साहब, अब मैं सुप्रीम कोर्ट जाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, इस बार सुप्रीम कोर्ट आप जाएं, हमारी तरफ से आपको नेक ख्वाहिशात हैं और मैं इस चीज से या इस मैटर से अब मैं विड्रॉ होता हूं, मैं दस्तबरदार होता हूं। और ये बात मैंने उनसे यही कहा कि हम बैठ के जिम्मेदारों के सामने बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा क्लियर मौक़िफ़ है कि मैं नहीं जाने वाला हूं। उसके बाद जब नुमाइंदा काउंसिल ने मुझे जब बुला के पूछा कि आप जाने वाले हैं या नहीं जाने वाले, मैंने उनके सामने कहा कि मैं जाने का पूरा इरादा रखता हूं, मेरे पास अपनी सारी तैयारियां पूरी मौजूद हैं। उसके बाद उनसे भी जब नुमाइंदा काउंसिल के जिम्मेदारों ने इन्होंने राब्ता किया, उन्होंने पूछा, और शहर के और दीगर भी कुछ जिम्मेदार हैं, उन्होंने भी पूछा, उन्होंने सबको यही कहा कि मैं जाने वाला नहीं हूं, इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट में हिशाम साहब जाने वाले, मैंने उनको कह दिया है। तो जब उन्होंने खुद हमको ये बात कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं, तो हमारा उसमें उनसे वापस से फिर से पूछने का कहां से कोई वो आ जाता है। दूसरी चीज, अगर वो जा रहे थे तो हमको वो 8-10 दिन पहले अगर इन्फॉर्म कर देते कि मैं इसमें जा रहा हूं, तो हम लोग भी अपना सीनियर काउंसिल तैयार रखते और हमारे ऑब्जेक्शंस और वो सारे रिमूव करके हम पूरी तैयारी से रहते हैं। जैसे अभी भाई साहब ने बताया, हमको 7 तारीख को ये बात मालूम पड़ी और 8 तारीख को हम दौड़े सब ये दिल्ली पहुंच गए। लेकिन एक बात ये भी थी कि याचिका उनकी लगी थी, वो लोग वहां पे कोई भी मौजूद डिफेंडिंग पार्टी थे, हम फिर भी वहां मौजूद खड़े थे। पिछले साल भी 2023 में इसी तरीके से सुसाइड अटेम्प्ट हुआ और इस बार भी सुसाइड अटेम्प्ट हुआ, जिसकी वजह से औरंगाबाद को नुकसान हुआ। हमारा किसी पे कोई इल्जाम तराशी करना कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये है कि लोगों तक जो सच्चाई है वो जानी चाहिए और ये लड़ाई के अंदर क्या चल रहा है ये लोगों को सही पता होना चाहिए, नहीं तो लोग जो है वो संभ्रम में। सर मैंने कल मुश्ताक साहब का इंटरव्यू कवर किया मेरे चैनल के ऊपर, तो बातों में उन्होंने ये कहा कि मैं 27-28 साल से लड़ रहा हूँ। उनका नजरिया बोलने का मतलब ये था कि मेरा मौक़िफ़ बहुत मजबूत है, मेरी पिटीशन बहुत मजबूत है, तो लिहाजा मेरा ज्यादा हक बनता है। यानी आप बीच में आए, इशारा ये था कि मैं दूसरे लोग बीच में क्यों आए, इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? क्यों मौजूद है मेरे चैनल के ऊपर? देखिए, शहर सबका है, जितना हमारा है उतना उनका भी है, जितना आप लोगों का है और बाकी जनता का है। तो जो भी अगर वो लड़ रहे हैं तो उनका शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन लड़ाई लड़ते वक्त जैसे हम किसी को नहीं कह सकते कि आप इसमें क्यों कूदे या वो क्यों कूदा, या ऐसा कहीं नहीं कहा जा सकता। लड़ाई लड़ते वक्त आपको ये देखना होता है कि जो दीगर दूसरे प्लेयर जो साथ में जो लोग हैं, जो पिटिशनर्स हैं, उनको भी आप कॉन्फिडेंस में लें और जो है ये लड़ाई कोऑर्डिनेशन से लड़ी जानी चाहिए। उनको किसी ने रोका नहीं था। जब 9 तारीख को उनकी पिटीशन लगी थी तो वो अपना सीनियर काउंसिल वहां पे लेके मौजूद रह सकते थे। उनकी अगर बहस हो जाती और उसमें स्टे मिल जाता या कुछ नोटिस हो जाती तो वो हमारे लिए भी फायदेमंद होता, शहर के लिए भी फायदेमंद होता। बता रहे थे ना कि वो आपकी पिटीशन के लिए रुके थे ना, कि तारीख हम बढ़ाएंगे और आपके साथ में केस ज्वाइन करेंगे। तो हमारे से उनकी ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना हमारे तो उनका कोई मैसेज आया और ना हमारे पास ऐसी कोई बात आई। मैंने जो बताया कि मुझे लास्ट जो उनकी मेरी मुलाकात हुई उसमें उन्होंने मुझे यही कहा था कि मैं नहीं जाने वाला हूं, आप जाएंगे। उसके बाद अगर उन्होंने लगाया था तो मुझे कह सकते थे या फिर आपके नुमाइंदा काउंसिल को कह सकते थे, सब कुछ कह सकते थे। और हमने उनकी याचिका के अंदर कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया। 9 तारीख को भी हमने टैग नहीं करवाया कि ये जो चाहे ये अपनी याचिका के साथ कर सकते हैं। उनकी तरफ से सीनियर काउंसिल्स नहीं आए, उनकी तरफ से एओआर नहीं आए, जिसकी वजह से कोर्ट ने नाराज होकर ये याचिका डिसमिस कर दी। आपके ऊपर भी इल्जाम लग रहा है कि जैसे मुश्ताक साहब की तरफ से बताया गया कि आप एमएलए के इलेक्शन को देखते हुए इस में आए हैं और आप एमएलए बनने को आए। देखिए, ये लड़ाई 2022 से चल रही है। अगर मुझे एमएलए बनना हो या एमपी बनना हो या कुछ बनना हो तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो अपॉइंटमेंट हुआ था कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पे थे, जो मेरे जो काउंटर पार्ट थे कल्याण काड़े, वो इस वक्त कहाँ बैठे हैं? वो लोकसभा में बैठे हैं। और मुझे कांग्रेस की तरफ से और बाकी दीगर पार्टियों की तरफ से इसमें लालच भी दी गई थी, पॉलिटिकल ब्राइब भी किया गया था। अगर मुझे एमएलए बनना होता है या इस तरीके से अगर, तो मैं ये धूप में बाहर ये लड़ाई क्यों लड़ रहा होता? मैं वहां पे अंदर से एक तरीके से एक दलाली करके या उनसे हाथ मिलाकर मैं वहां पे उस सदनों में पहुंच सकता था।
बात यह है कि ये लड़ाई अभी हम लीगली लड़ रहे हैं, अगर ये लड़ाई पॉलिटिकली भी लड़ना पड़े तो हम उसके लिए भी तैयार है। ये पार्टियां ये ना सोचे कि हम सिर्फ लीगल लड़ाई लड़ेंगे और समाज सेवा करते रहेंगे और पॉलिटिकल सारे काम ये करेंगे, माइनॉरिटीज के, SC STs के वोट्स ये लेंगे और उसके खिलाफ फैसले ये लेंगे। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमको आज एज अ माइनॉरिटी कहे या एज अ जनता कहे, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने ये लीगल लड़ाई लड़ी। अगर पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने की बात आए तो हम पॉलिटिकली भी तैयार हैं। इन पार्टियों को हम जरूर इनको आईना दिखाएंगे कि हम आपके ये इस डिसीजंस को तस्लीम नहीं करते। आप वोट देते हैं माइनॉरिटी का और आप एंटी माइनॉरिटी फैसले करते हैं वहां सत्ता में जाके, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, एक सवाल हमारे वकील साहब से, इस वकील साहब से सवाल है, उसको जवाब दीजिए। एक मिनट अच्छा सुन, कि आप जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि आप वकील हैं, आप कानून के रोशनी में जवाब दीजिएगा। अभी जब चुनाव होंगे तो संभाजीनगर कहा जाएगा या औरंगाबाद, कानूनी तरीके? आप बोलेंगे क्या बात? नहीं, ये इसके लिए इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन है वो तो अभी औरंगाबाद ही है और अभी आने वाले इलेक्शंस में भी उसको औरंगाबाद ही बोला जाएगा, अनलेस इलेक्शन कमीशन की उतनी तैयारी ना हो। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि अभी हम लोगों का वहां मैटर पेंडिंग है, SLP हम लोगों की वहां पेंडिंग है, नहीं हिशाम उस्मानी और संजय वाघमारे की। अब एक SLP जैसा डिसमिस हो गई, बार बार उसका ही हम लोग सवाल कर रहे हैं कि वो डिसमिस अगर नहीं होती या उस दिन अगर उनके तरफ से कोई सीनियर काउंसिल प्रेजेंट रहता तो जो भी नताइज आते, अगर सीनियर काउंसिल को सुनने के बाद डिसमिस होती तो हमारी केस के अंदर और इफेक्ट कम हो जाता। मगर अब जैसा कि उन्होंने सीनियर काउंसिल उनके वहां मौजूद ही नहीं थे, तो इसलिए हमको जो एक मौका है, क्योंकि अब देखिए जैसा भी किसी ने बताया कि वो लोग रिव्यू फाइल करने वाले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू का प्रोसीजर है वो पहले समझ लो आप लोग। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू जब फाइल होता है तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू रिव्यू फाइल होने के बाद जो ऑनरेबल जजेस होते हैं वो रिव्यू को सिर्फ उनके चेंबर में पढ़ लेते हैं और उसमें कोई वकील की हियरिंग नहीं होती है। मतलब अगर पिटिशनर के कोई वकील कुछ आर्ग्यू करना चाहे तो उनको कोई चांस नहीं हुआ आर्ग्यू करने का। उनके रिव्यू को जो जजेस पढ़ने के बाद में अपना ओपिनियन फॉर्म करते कि ये रिव्यू को रिजेक्ट करना है या रिव्यू के अंदर कुछ कॉग्निजेंस लेना है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि रिव्यू के तो 99.9% चांसेस जो है ना तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं होते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई बहुत मतलब ऐसा एक बार डिसमिस कर दिया तो उसको ओपन करके फिर सुना है। तो मैं ये कहूंगा कि उसमें तो हियरिंग होना नहीं है, क्योंकि चलो रिव्यू भी अगर वो फाइल भी कर देते हैं, लेकिन जो हिशाम उस्मानी और संजय वाघमारे की SLP अभी पेंडिंग है, इसमें हियरिंग होना है, क्योंकि ये अभी तक सुनी गई नहीं है। अभी इसमें हमारा जो भी ग्राउंड है वो कोर्ट को सुन के जो भी डिसाइड करना है तो करना है। तो इस तरीके से हमको अगर थोड़ा वहां स्टैंडिंग का एक चांस मिल जाता है, जैसा कोर्ट अगर अपना माइंड ओपन कर देता है कि पहले के जो पिटिशंस थे वो बगैर मतलब आर्गुमेंट के हुए, आपका बोलना सही है, अब आप आर्ग्यू करो, तो हमको एक अच्छा स्टैंड मिल जाएगा आर्गुमेंट का। और वी आर होपफुल और हम लोग उस तरीके से इसमें जो तो अच्छे सीनियर काउंसिल्स के साथ जाने वाले हैं, जैसा लिस्टिंग होने ही वाली है, उसमें एक बहुत देर 14 डेज के अंदर अंदर लिस्टिंग के चांसेस है इस केस के। वो एक पिटिशनर थे किसी एक वकील की तरफ से, बाकी उनका हमारे साथ कोई टैगिंग नहीं था, कुछ नहीं था। उन्होंने भी एक पिटिशन दाखिल की थी और उसके अंदर कोई सीनियर काउंसिल ये वो किसी की तरफ से, सीनियर काउंसिल हाईकोर्ट में सिर्फ 2 लोगों की तरफ से लगाए गए। एक मुश्ताक अहमद साहब की तरफ से मुशादा साहब ने लगाए थे और मेरी तरफ से अनिल अंतुरकर, मेरी और संजय वाघमारे साहब की तरफ से अनिल अंतुरकर साहब को लगाया गया था। बाकी औरंगाबाद की तरफ से सीनियर काउंसिल किसी ने भी नहीं लगाए थे। इसमें जो बहस भी हुई वो अनिल अंतुरकर साहब ने और मुशादा साहब ने की है। ये जो मामला हुआ है सर पूरा, इसमें देखकर तो यही लग रहा है कि मुश्ताक साहब और आपकी जंग चल रही है, आपस की लड़ाई में औरंगाबाद का नुकसान नहीं हो रहा है। जंग चलने का कोई सवाल ही नहीं है। जंग तो हमारी सरकार से है, जंग तो हमारी वो जो संभाजीनगर जिसने किया है, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना और शिंदे गट और बीजेपी, इनसे जंग है। कोई ये सोच रहा है कि हमारी उनसे जंग है तो वो उसकी गलतफहमी है। हम तो यही सोच के चल रहे हैं कि हमारे को ये नाम के लिए कैसे जीत सकता है, वो जीतना चाहे, कोई भी जीतना चाहे, इसमें किसी को मना नहीं किया गया है कभी। सर आप बोलते हैं उनकी पिटीशन की वजह से हमारी पिटीशन खराब हुई है, वो बोलते हैं कि मैं पुराना ओरिजिनल पिटीशनर हूँ, ये मेरे बाद आए ओरिजिनल पिटीशन। ये आपस की लड़ाई नहीं, देखिए उन्होंने अपना तरफ से, उनके जो हाईकोर्ट में वकील थे मुशादा साहब, उन्होंने पूरा आर्ग्यू करा, उसमें कभी किसी ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ पे 9 तारीख को जो उनका मैटर लगा था, वो 9 तारीख के मैटर के अंदर उनको पूरा आर्ग्यूमेंट करने का चांस था। हम लोगों ने उसमें ना टैगिंग की, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में वो स्टे के लिए गए थे, उस वक्त भी हमने उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। तो हमने तो कहीं किसी को कोई डिस्टर्बेंस किया ही नहीं है इसके अंदर। हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, लड़ाई भी लड़ रहे हैं तो बाकी सारी जो दीगर यहाँ तंजीमें हैं
खालिद अहमद साहब की और हरी रोशन साहब की जो अगुवाई में जो 96 में जो सबसे पहले 95-96 में जिसके पिटिशनर मुश्ताक साहब थे, ये जो याचिका दाखिल हुई थी 95-96 में, ये तब्दील नाम मुखालिफ कमेटी, ये हरी रोशन साहब उसके सदर हुआ करते थे, यूनुस मोतीवाला साहब उसके नायब सदर थे, उसमें खालिद अहमद साहब थे, रफीक भाई, शफीक भाई, ये सारे उसमें मौजूद थे और ये कमेटी की तरफ से दाखिल हुई थी। अगर आप इसमें जाके देखें तो पिछली याचिका के अंदर भी मुश्ताक साहब का नाम सिर्फ एक पिटिशनर के तौर पे था, लेकिन वो कमेटी थी जिसने ये दाखिल किया था। हमने उस कमेटी से भी राब्ता किया। आज जो कमेटीज जो एक्टिवली माइनॉरिटीज के और जो शहर के मसलों पे देख रखती हैं या उसमें काम करती हैं, नुमाइंदा काउंसिल है, जमात इस्लामी है और बाकी दीगर तामीर मिल्लत है, हमने सबसे कंसल्ट करके ये केस डाला। हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स ले रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी ने इसके अंदर नहीं लड़ना चाहिए, हमारा ये नहीं कहना है। अगर आप लड़ रहे हैं तो आप सीनियर काउंसिल्स लगाएं, कायदे से लड़ाई लड़े जैसी लड़ाई लड़नी चाहिए। वकील साहब, अगर आपकी याचिका भी इसमें खारिज हो जाती है तो कोई चांस है और शहर का नाम वापस लाने के कानूनी तौर पर? ये देखिए, अगर समझो लीगली, अगर समझो सुप्रीम कोर्ट में ये दूसरी जो SLP भी आने वाली है, अगर कोर्ट डिसमिस कर देता है आर्गुमेंट सुनने के बाद, तो कोर्ट की तरफ से मैटर खत्म हो जाता है और ये लड़ाई फिर आपको और जो भी लोग इसमें नाम फिर से औरंगाबाद करना चाह रहे हैं, इनको पॉलिटिकल लड़ाई लड़ना पड़ेगा, क्योंकि लीगल लड़ाई जो है तो सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट कोर्ट। और कोर्ट में अभी जो SLP हमारी पेंडिंग है, वी आर होपफुल। मैं यही कहूंगा कि एक है हमारे पास अभी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी, पहले और अच्छी थी, लेकिन एक डिसमिसल से हम पे उसका जो भी इफेक्ट आने वाला है, अगर कोर्ट अपना माइंड ओपन करता है और हमको सुनता है तो हमारे पास फिर पूरा चांस बन जाता है। सियासी लड़ाई कैसे होगी? सियासी लड़ाई इसमें या तो इन पार्टियों को लड़ना चाहिए था, कांग्रेस को, राष्ट्रवादी को और बाकी दीगर तंजीमें जैसे MIM है, लेकिन किसी ने भी इसको कोई अपने एजेंडे पे नहीं रखा है। किसी के भी ये एक पॉलिटिकल कार्ड्स पे नहीं है ये मुद्दा, और ये लोग आगे मूव कर चुके हैं संभाजी नगर को लेकर। तो जो इसके अंदर एक तरमीम ये है, जो हमने गाइडलाइंस में देखा है कि ये जो प्रस्ताव है कोई भी शहर के नाम बदल का, वो स्थानीय MLA द्वारा लाया जाना चाहिए, ऐसा 1953 की गाइडलाइंस कहती है। तो जिसके बाद में फिर इस लड़ाई को विधानसभा से लड़ना पड़ेगा और विधानसभा से इसको उठा के फिर वहां पे सारी एक मुत्तफिका राय बना के जनता को उसके अंदर सड़कों पे आना पड़ेगा और ये पार्टियों को झुकाकर इस नाम को वापस लाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये वापस नहीं लाया जा सकता, बिल्कुल, लेकिन इसमें एक सियासी लड़ाई, लंबी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी। बिल्कुल, इसके अंदर MLA को ही राइट्स दिया गया है। लेकिन आप जो देखें, जो आज के हालात, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, MIM हो या और कोई पार्टी हो, या शिवसेना तो खैर छोड़ ही दीजिए क्योंकि उनके बाप का कहना था, लेकिन कोई भी पार्टी हो, ये अपने MLA को क्योंकि उनकी पॉलिसीज हो चुकी है। मुझे भी वही कहा गया था कि हमारी सबकी पॉलिसी हो चुकी है। तो जब उनकी पॉलिसी हो चुकी है, औरंगाबाद का और उस्मानाबाद का नाम खत्म करना, और तीसरा पाइपलाइन में अभी उन्होंने अहमदनगर को भी रखा हुआ है, यानी सीधा सीधा खुला खुला नजर आता है कि एक तरीके से एक छुपा माइनॉरिटी, एंटी माइनॉरिटी एजेंडा ये पार्टी चला रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इनका कोई भी MLA ये प्रस्ताव ला पाएगा।